नमस्कार दोस्तों, उर्जी जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022। दोस्तों, यूनिट 3 और फिफ्थ पहले के जैसे फिर से जो है उसी कारवा को जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं पार्ट 6 में, यानी भाग 6वें में। ठीक है, यूनिट 3 और फिफ्थ में। दोस्तों, कुछ लोगों का, दोस्तों का कहना था, स्टूडेंट का कहना था कि सर जो आप फिफ्थ 3 और फिफ्थ यूनिट पढ़ा रहे हैं उसका सिलेबस तो बताइए। तो दोस्तों, ये सिलेबस है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यही सिलेबस है। और ये सिलेबस जो है इतना बड़ा है कि ये यूनिट 3 है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। ठीक है, और ये जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सब इसी के तहत पढ़ रहे हैं। और ये एक एक, अब इसके अंदर हम एक एक चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग। अब जैसे आप देखिएगा, अब यूनिट 5 है ये। ठीक है, यूनिट 5 में हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारी एवं उनकी भूमिका, उत्तरदायित्व एवं कार्य। दोस्तों, अभी तक अगर आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल यूनिट 3 और फिफ्थ के अकॉर्डिंग जो है मैं प्रॉपर तरीके से जो है इसको बता रहा हूँ। अब जैसे दोस्तों देखिए, कार्य परिषद हो गया, विद्या परिषद हो गई, ये समन्वय समिति आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल, परीक्षा समिति, ठीक है, परीक्षा परिणाम समिति, शोध समिति, उपाधि समिति। ये अलग अलग जो है समितियां हैं जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत ही है और जिसे हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसे एक बार में ही पढ़ा दूंगा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सिलेबस है, आप देख लीजिए। ठीक है, और ये यूनिट जो है 3 है। इसीलिए जो है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पार्ट फर्स्ट में बताया था कि मैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यूनिट 3 और यूनिट फर्स्ट को कंबाइंड तौर पे पढ़ा रहा हूँ और उनको एक साथ ही पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों चीज़ें, दोनों यूनिट एक ही है और प्रश्न कम से कम 10 प्रश्न जो है इससे ज़रूर आते हैं। ठीक है, प्रश्न इससे ज़्यादा इसलिए आते हैं, मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ जिससे कि आप लोग इसको गंभीरता से लें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आएंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम ही विश्वविद्यालय से संबंधित है और ये यूनिट भी विश्वविद्यालय से संबंधित है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने की जो है संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस चैनल में जो नया है तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन तुरंत पहुँचे। दोस्तों, इसके अलावा जो है मैं जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही ख़त्म होगा पार्ट मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यू लेके आऊँगा। इसके अलावा जो है मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स भी बना रहा हूँ जो कि मैं बहुत जल्द जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश स्तर पे महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम ये होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेट कभी भी आ सकती है, इसलिए तैयारी में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, बिल्कुल ना बरतें। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं और यदि टाइम पास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश अधिनियम 1973। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अध्ययन बोर्ड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अध्ययन बोर्ड क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम इसे कार्य जानेंगे। अध्ययन बोर्ड बेसिकली होता क्या है, इसके बाद जो समन्वय समिति का जो भी मैंने जिक्र किया था वो भी पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है एक हम पढ़ेंगे वित्त। किसी भी जो है विश्वविद्यालय के लिए, हमने इसके पहले भी वित्त समिति पढ़ी थी लेकिन इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देख लेते हैं। उसी से मिलता जुलता है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि वित्त जो है विश्वविद्यालय निधि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक है विश्वविद्यालय निधि। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भी कार्य को चलाने के लिए वित्त एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो है विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जो है आज हम पढ़ लेते हैं अध्ययन बोर्ड। दोस्तों, एक चीज़ और मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ का डाउट लगता है तो आप जो है अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। ठीक है, जिससे उसमें सुधार किए जा सके। दोस्तों, सुधार की गुंजाइश हर कहीं होती है, कितना अच्छे से अच्छा क्यों ना हो जाए, सुधार की गुंजाइश जो है हमेशा बनी रहती है। अगर जब सुधार की गुंजाइश जहाँ ख़त्म हो जाती है उसकी प्रोग्रेस वहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए गुंजाइश हर कहीं होती है, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ठीक है,
तो और चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं अध्ययन बोर्ड। तो प्रत्येक विषय के लिए या विषयों के लिए, विषयों के समूह के लिए जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया गया है, यानी जो इस अधिनियम में किया गया है, एक अध्ययन बोर्ड होगा। ठीक है, एक क्या होगा, अध्ययन बोर्ड होगा। ठीक है, पहला। दूसरा नंबर है प्रत्येक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। ठीक है, अब अध्ययन बोर्ड तो होगा कि भैया अध्ययन बोर्ड, अब उस अध्ययन बोर्ड में कौन कौन होगा तो हम वही जान लेते हैं कि अध्ययन बोर्ड में इन विषयों के, ठीक, उन विषयों के जिनके लिए बोर्ड का गठन किया गया हो, विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केंद्रों के प्राचार्य होंगे। ठीक है, पहला, यानी जिन विषयों के लिए बोर्ड का गठन किया जाता है उसके अध्यापन विभाग और प्राचार्यों के जो है के प्राध्यापन केंद्रों के जो है प्राचार्य होंगे। सेकंड नंबर है महाविद्यालयों के, ठीक है, महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के 2 विभागाध्यक्ष जो स्नाकोत्तर यानी पीजी स्तर तक उस वक्त विषयों का अध्यापन कराते रहे हों, जो कुलपति द्वारा, ये कंटिन्यू पढ़ा जाएगा इसको, जो कुलपति द्वारा श्रेष्ठता के अनुसार बारी बारी से नाम जो है निर्देशित किए जाएंगे। ठीक है, नाम निर्देशित किए जाएंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों तथा प्रध्ययन केंद्रों में से एक उप प्राचार्य जो उक्त विषयों द्वारा अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा श्रेष्ठता के अनुसार बारी बारी से उसको निर्देशित किया जाएगा। फोर्थ है महाविद्यालय में से, मैं हर बार कहता था कि इसको अगर आप बार बार आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिंदी विशेष बिल्कुल प्योर हिंदी है, 1 से 2 बार जो है पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जिससे कुछ चीज़ें जो है क्लियरिटी उसमें आ जाए। तो महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के 2 विभागाध्यक्ष जो उपाधि यानी जो डिग्री स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा श्रेष्ठता के अनुसार से जो है बारी बारी से क्या करेंगे, निर्देशित करेंगे। ठीक है, नंबर 5 है उक्त विषयों से अधिक 2 अध्यापक, 2 जो कुलपति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। अध्यापक यानी जो टीचर होते हैं, ठीक है, वो कुलपति द्वारा ही जो क्या किए जाएंगे, निर्देशित किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अधिकथित की गई अर्हताएं रखता हो, जो कुलपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाएगा। कहने का मतलब जो है ऐसे नियम के तहत जो विद्यार्थी इसकी पूरी कंडीशन जो है अध्ययन बोर्ड की फुलफिल करता है, उसको जो है कुलपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है जो 7 नंबर है, 2 सदस्य जो अध्ययन बोर्ड द्वारा संयोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह में मान्यता प्राप्त गवेषणा यानी जो रिसर्च संस्थान, ठीक है, संस्थान आदि कोई हो उनमें से होगा। कहने का मतलब 2 सदस्य जो है बाहर के भी लिए जा सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर विषय में जो है उनको अच्छी से विशेषज्ञता हासिल हो। ठीक है, इसके लिए इसके बाद जो है एक स्पष्टीकरण जो है, जो 6 नंबर है उसका एक स्पष्टीकरण के तौर पर दिया गया है कि प्रयोजन के लिए विद्यार्थी से अभिप्रेत होगा वह व्यक्ति। मतलब अब यहाँ पे विद्यार्थी से क्या मतलब है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ जो बताया गया है, जैसे बताया गया कि जैसे अभी जो 6 जो पॉइंट था उसमें जो बताया गया है उसी के तहत जो है 6 पॉइंट है, उसी का जो है एक सब पॉइंट के तौर पे जो है उसको देखा जा सकता है कि विद्यालय के किसी भी महाविद्यालय के, ठीक है, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या प्रध्ययन केंद्र या किसी अन्य संस्था के अध्यादेशों से अधिकथित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन शिक्षण प्राप्त कर रहा हो या गवेषणा कर रहा हो, वो माने विद्यार्थी का मतलब ये होगा। ठीक है, या उसमें शिक्षण प्राप्त कर रहा हो या रिसर्च कर रहा हो, उसको व्यक्ति को लिया जाएगा। दूसरा है अपनी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अपनी नियुक्ति की तारीख के अधिक से अधिक 7 वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो या अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा अपनी नियुक्ति की तारीख से अधिक 6 वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो। यानी ऐसा विद्यार्थी जो उस बोर्ड के अध्यक्ष में नियुक्ति के, मान लो उस जो अध्ययन बोर्ड है उसमें नियुक्ति के
पहले 7 वर्ष पहले पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो 12th क्लास, या इंटरमीडिएट जो है 6 वर्ष पूर्व जो है वो कर चुका हो। ठीक है। अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष, अब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं हर बार बताता हूँ। अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष कुलपति द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से जो उपधारा के के तहत हो जाएंगे उसको निर्देशित किया जाएगा। ठीक है। अब अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष जो है कुलपति द्वारा ही उन्हीं सदस्यों में से किया जाएगा जो है कि उसमें जो है वो अहर्ताएँ पूरी करता हो। ठीक है। परंतु को खंड एक के अधिक कोई भी सदस्य ना हो तो अध्यक्ष कुलपति द्वारा उपधारा के तहत तथा 3 अधिक सदस्यों को नाम निर्देशित करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर उनमें से कोई फुल कंडीशन फिल ना करता हो तो 3 लोगों को जो है वो नाम निर्देशित करेगा, और उनमें से किसी एक व्यक्ति को जो है तीनों में से किसी एक व्यक्ति को जो है उसका अध्यक्ष बना देगा अध्ययन बोर्ड का। और इनकी जो है इनकी अध्ययन बोर्ड की जो अवधि होगी वो 3 वर्ष होगी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखें। परंतु विद्यार्थी बोर्ड के विद्यार्थी सदस्य की अवधि 1 वर्ष होगी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बार बार जो है इन सब चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूँ जिससे कि आप लोग इसे अच्छी तरह से इसको नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें। ठीक है। अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों? अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष जो है कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा? कुलपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और जो विद्यार्थी, और उसका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का होगा। वहीं बोर्ड के विद्यार्थी सदस्य की पदावधि जो है 1 वर्ष होगा। ठीक है, 1 वर्ष। ठीक है। चलिए, अब अध्ययन बोर्ड की शक्तियाँ में उसे कृत्य, जो अध्ययन बोर्ड है तो उसको वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि अधिनियम में जो है उनको दी गई है। ऐसे कोई विशेष जो है वो नहीं है। ठीक है। अब जो है विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड, अभी जो हमने सिलेबस में देखा था यूनिट 5 में, ये वही है। ठीक है। इसीलिए मैं एक एक सिलेबस के तहत जो है उस पॉइंट्स वाइज पॉइंट बता रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। ठीक है। तो विद्या संबंधी तथा मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। ठीक है। विद्या संबंधी तथा मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात एक कुलपति होंगे जो पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है। एक क्या होंगे? एक कुलपति होंगे। एक कुलपति होंगे जो पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है। एक जो है कुलपति पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो भी कुलपति होगा सीधे जो है इस पद के लिए वो नियुक्त हो जाएगा। फिर मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि उपराष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्र बनेगा वो सीधे जो है सभापति कहलाएगा राज्यसभा का, यानी वो पदेन अध्यक्ष हो गया। ठीक है। इसी के एक सब पॉइंट है कि एक कुलाधिसचिव होगा। नंबर 2, संकायों के संकाय अध्यक्ष होंगे। ठीक है। इसी एक सब पॉइंट है। महाविद्यालय विकास परिषद या यथास्थिति संकाय अध्यक्ष या संचालक होगा। ठीक है। इसके बाद जो नंबर 3 है, विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों तथा अध्ययन केंद्रों के 3 सदस्य होंगे। ठीक है। 3 सदस्य होंगे जो कुलपति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। यानी विश्वविद्यालय अध्ययन, ध्यान रखिएगा हम पढ़ क्या रहे हैं, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो 3rd पॉइंट है, विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों तथा अध्ययन प्रध्ययन केंद्रों के 3 अध्यक्ष होंगे जो कि कुलपति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। 4th है, 2 महाविद्यालय प्रचार्य जो कुलपति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। 5th नंबर का जो पॉइंट है, विद्या परिषद द्वारा नाम निर्देशित किए गए ख्याति प्राप्त 3 विद्वान को विश्वविद्यालय में संसद ना हो, यानी जो संबंध ना रखते हों। ठीक है। विद्या परिषद द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे 3 विख्यात व्यक्ति हों जो विश्वविद्यालय संबंधित ना हो। 6 नंबर है, उद्योग कृषि तथा वाणिज्य के 2 प्रतिनिधि जो कुलाधिपति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुलाधिपति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। इसके अलावा है, बोर्ड के 7 सदस्य से गणपूर्ति होगी। ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 ध्यान रखिए, बोर्ड के जो 7 सदस्य जितने, ये देखिए, ये जो मैंने पढ़ाया का खा, ये 3 4 5 जो हिंदी में लिखे हैं ये उसकी कंडीशन है, लेकिन जो 1 2 3 है ये पॉइंट है। तो बोर्ड के 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, यानी 7 सदस्यों से जब कभी बैठक होगी 7 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है। विद्या संबंधी योजना मूल्यांकन बोर्ड की अवधि 3 वर्ष की होगी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सिलेबस में, ध्यान रखिए कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पेपर टू बहुत बड़ लेंदी है, लेंदी के साथ साथ इसका सिलेबस हर कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको भी जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है विद्या संबंधी योजना मूल्यांकन बोर्ड की 3 वर्ष होगी। विद्या संबंधी योजना मूल्यांकन बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्यों को पालन करेगा। ठीक है, उसकी अब शक्तियां पढ़ रहे हैं किसकी, अब किसकी शक्तियां पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। विद्या संबंधी योजना में मूल्यांकन बोर्ड का अलग अलग चीज़ें हैं। विश्वविद्यालय की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना तैयार करना, बहुत बढ़िया। फर्स्ट यानी जो विश्वविद्यालय की अल्पकालीन यानी बहुत कम समय के लिए और लंबे समय के लिए जो योजनाएं हैं वो तैयार करना। इसके बाद जो है नेक्स्ट है संकायों द्वारा प्रतिस्थापित की गई गवेषणा संबंधी परियोजनाओं तथा विद्या संबंधी कार्यक्रमों को विचार करना तथा अपनी सिफारिशों के साथ उन्हें कार्य परिषद को अग्रेसित करना यानी आगे बढ़ाना तथा अंतर संकाय आधार पर परियोजनाओं आरंभ करने के लिए अंतर संकाय समन्वय स्थापित करना जो है इसका कार्य है। नंबर थर्ड है संकायों को विद्या संबंधी नए कार्यक्रम सुझाव देना, यानी संकायों को जो संकाय बने हुए हैं अलग अलग उनको विद्या संबंधी नए कार्यक्रम सुझाना तथा विश्वविद्यालय के से समृद्ध महाविद्यालयों के समय समय पर विद्या संबंधी मूल्यांकन करना। ठीक है, विभागों का अन्वेषण तथा प्रशेषित अध्यापन संस्थाओं प्रयोगशालाओं संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रस्थापना करना। ठीक है, प्रस्थापना करना। नेक्स्ट है अध्यापन पदों की संस्थित करने तथा ऐसे पदों को कर्तव्यहित करने के लिए प्रस्थापना करना। विश्वविद्यालय अध्ययन विभागों तथा प्रध्ययन केंद्रों के कार्यक्रम कार्यकरण का समय समय पर मूल्यांकन करना भी इनका कार्य है। योजना की प्रगति का नियतकालीन रूप से मूल्यांकन करना। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलग पॉइंट है जो कि ये अलग से होना चाहिए पर नहीं हो पाया, तो इसको अलग से पढ़ेंगे। गठित किए जाने वाले बोर्ड, विश्वविद्यालय में ऐसे अन्य बोर्ड होंगे जो परिणामों द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, जिनकी ठीक है गठित किए जाएंगे, जिसकी 2 उपधारा 1 के अधीन गठित किए गए बोर्डों का गठन अवधि शक्तियाँ कर्तव्य नहीं होंगे जो कि परिणामों द्वारा विहित किए होंगे। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट है 5वां अध्याय है वित्त यानी विश्वविद्यालय निधि। विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलाएगी। ठीक है, सेकंड जो है निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि के भाग होंगे जिनमें से संसद किए जाएंगे। केंद्र नंबर इसका अब 2 पॉइंट का पॉइंट जो 2 है उसका जो है उसका पॉइंट 2 का सब पॉइंट है नंबर फर्स्ट, केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई अनुदान। ठीक है, ध्यान रखना कैसे होता है ये उसमें वित्त में कैसे कैसे आता है, केंद्र देगा या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा कोई अनुदान दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है न्यास वसीयत दान। ठीक है, अथवा अन्य अनुदान यदि कोई है तो। नंबर थर्ड है समस्त स्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की है जिनके अंतर्गत फीस या प्रभारों से प्राप्त आए। ठीक है, ये भी जो है उसी के अंतर्गत आता है। भाई विश्वविद्यालय में कैसे पैसा आएगा, ऐसे ही पैसा आता है, फीस आती है। ठीक है, या कोई अनुदान या केंद्र सरकार राज्य सरकार या यूजीसी के द्वारा जो दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही पैसा आता है। नंबर घ है विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की समस्त अन्य राशियाँ। ठीक है, मिला के जो है पूरा वित्त बनता है। नंबर थर्ड पॉइंट है ये सेकेंड का सब पॉइंट से विश्वविद्यालय निधि कार्य परिषद के ध्यान रख सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय निधि जो है कार्य परिषद के विवेकानुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में तथा यथा परिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 द्वारा अधिकृत प्रतिभूतियों में विनिहित की जाएगी। कहने का मतलब जो पैसा है वो पैसा कहाँ रखा जाएगा, वित्त का विश्वविद्यालय में तो रखा नहीं जाएगा, तो किसी न किसी बैंक में रखा जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो विश्वविद्यालय कार्य परिषद के विवेक अनुसार यानी कार्य परिषद इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ाया है, कार्य परिषद अपनी विवेक के अनुसार यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत परिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में रखेगी या किसी इंडियन ट्रस्ट में रखेगी। ठीक है, प्रतिभूतियों के रूप में किसी भी रूप में जो है वहाँ रखेगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट 4 है यदि इस धारा की कोई बात किसी न्याय के प्रबंधन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए न्याय की किसी भी घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय
प्रतिग्रहित की गई या उस अधिरोपित की गई किसी बाध्यता पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यह है उद्देश्य जिसके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जाएगा। अब उसका उद्देश्य क्या है भाई? तो निम्नलिखित उद्देश्य हैं। चलिए हम एक एक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए ऋणों के प्रति संकाय के लिए। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा, छोटा सा है वो, विश्वविद्यालय ना, इसका नंबर सेकंड है, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए गए महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, अध्ययन केंद्रों, अनुरक्षण के लिए निवास स्थान तथा छात्रवृत्तियों निवास के लिए अनुदान के लिए। ठीक है, ये उद्देश्य है भाई, ये सब चीज़ें कैसे की जा रही हैं, जो पैसा है विश्वविद्यालय जो निधि है का उसका उपयोग कैसे होगा। ठीक है, नंबर थर्ड है विश्वविद्यालय की निधि की संपरीक्षा के खर्च के संपादन के लिए, जब परीक्षा संपरीक्षा के खर्च के संपादन के लिए। ठीक है, संदाय के लिए। नेक्स्ट है किन्हीं भी ऐसे वाद या कार्यवाहियों में जिनमें विश्वविद्यालय का एक पक्ष हो, व्ययों के लिए। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संप्रदाय। कहने का मतलब जो निधि वित्त बनी है ये तो एग्ज़ाम में खर्च होगी, जो सब मैनेजमेंट या कॉलेज के मैनेजमेंट के लिए खर्च होगी। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सैलरी भी जो है, भत्ते जो भी है सब दिए जाएंगे। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के लिए जो है उसका इसके अलावा जो है वेतन तथा भत्ते के संदाय के लिए और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संभावित महाविद्यालय, अध्यापन विभागों और प्रधान केंद्रों में नियोजित किए जा रहे अध्यापक वृत्ति तथा स्थापना से सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के संप्रदाय के लिए किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों, अध्यापन वृत्ति के सदस्यों को या ऐसी स्थापनाओं के सदस्यों को किसी भी भविष्य निधि के अभिदानों, उपदानों, फायदों के समुदाय के लिए। ठीक है, सभा, कार्य परिषद तथा विद्या परिषद सदस्यों और विश्वविद्यालय के किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों और या इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या बोर्ड सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संप्रदाय के लिए। ठीक है, इसके लिए भी जो है यूज किया जा रहा है। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के छात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्यापन वृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए इस अधिनियम तथा अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिए। ठीक है, पूर्ववर्ती खंडों में से किसी भी खंड के निर्दिष्ट न किए गए किसी ऐसे अन्य व्यय जो कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय प्रयोजनों के लिए व्यय घोषित करता है उसके लिए भी। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो ये पैसा है इन चीज़ों के लिए जो है खर्च किया जाता है। ठीक है, कार्य परिषद द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय और कुछ अनावर्ती व्यय के लिए नियत की गई सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा कार्य परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना खर्च नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कुछ व्यय ऐसे हैं जिसका तो हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ में जो क्या होगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। ठीक है, उस व्यय से जिसका कि बजट के प्रावधान किया गया हो भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा कार्य परिषद के पूर्व जो है अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा, यानी खर्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए दिया गया है उसके लिए खर्च करो, लेकिन अगर किसी दूसरी के लिए खर्च किया जा रहा है या उस बजट से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है तो परमिशन कार्य परिषद की लेनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्य परिषद। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है जरूर बनेंगे। दोस्तों, अध्याय 6 समन्वय समिति जो कि यूनिट 5 में है, मैंने आपको बताया था, केंद्रीय अध्ययन बोर्ड या परिनियमन, अध्यादेश एवं विनियम। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। एक समन्वय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे समन्वय समिति में। ठीक है, कौन कौन होंगे? एक कुलाधिपति होंगे। समन्वय समिति दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होंगे कुलाधिपति, दूसरे होंगे द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए विश्वविद्यालय के कुलपति, उसी का सब पॉइंट है कुलाधिसचिव होंगे। ठीक है, नंबर 3 होंगे समन्वय समिति में तीन जो है 3 नंबर है
आयोग, किसके? उच्च शिक्षा आयोग। फिर 4 होंगे प्रमुख सचिव, सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, विधि यानी लॉ, विधि विभाग के। इसके अलावा जो है वित्त विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का सचिव, जो भी वो 6 नंबर पे, वो भी जो है इसके समन्वय समिति के सदस्य होंगे। 7th में है प्रमुख सचिव, सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग। नंबर 8 है राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के अधीन गठित किए गए विश्वविद्यालयों के कुलपति। 8 है राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के अधीन गठित किए गए विश्वविद्यालयों के कुलपति। ठीक है, इतनी चीज़ें होंगे। ठीक है, अब समन्वय समिति इतने तो मेंबर हो गए। अब समन्वय समिति, कुलाधिपति समन्वय समिति का अध्यक्ष होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कुलाधिपति होता है। ठीक है, विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष कौन होता है? तो कुलाधिपति होता है। तो इम्पोर्टेंट है, कुलाधिपति समन्वय समिति का अध्यक्ष होगा। और सचिव मध्य प्रदेश शासन। ठीक है, सचिव कौन होगा? मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, उसका प्रमुख सचिव जो है सचिव होगा। किसका? समन्वय समिति का। समन्वय समिति का उच्च शिक्षा विभाग का जो प्रमुख सचिव है वो क्या होगा? सचिव होगा समन्वय समिति का। ठीक है, ध्यान रखिए। इस अधिनियम में प्रवृत्त होने पर धारा 36 और 38 के उपधारा होते हुए भी प्रथम परिनियम द्वारा अध्यादेश समन्वय समिति द्वारा तैयार किए जाएंगे। प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रदत्त यानी लागू होंगे जिसमें कुलाधिपति जो है आदेश स्पष्ट करें। परंतु समन्वय समिति को प्रथम परिनियम अध्यादेश तैयार करने की जो शक्ति प्राप्त है उस शक्ति का प्रयोग धारा उपधारा 1 वर्ष की कालावधि के लिए जो है भीतर किया जाएगा। समन्वय समिति को निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, देख लेते हैं एक एक करके कर्तव्य। पहला कर्तव्य होगा विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रदत्त परिनियमों तथा अध्यादेशों की परीक्षा का कार्य समय समय पर हाथ में लेना तथा उपांतरण सुझाना। नियम मतलब से के वो करना, सुझाव देना। ठीक है, समय समय पर जो है क्या लेना? परीक्षा करवाना। विश्वविद्यालय और कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए परिनियमों तथा अध्यादेशों को अनुमोदित करना या अस्वीकार करना। समझ गए? कार्य परिषद की जो है प्रस्तुत किए गए अध्यादेशों को अनुमोदित करना या अस्वीकार करना समन्वय समिति करती है। अध्यक्ष कुलाधिपति। नंबर 3 विकल्प विश्वविद्यालयों तथा उच्च आयुक्त शिक्षा को स्वप्रेरणा से किसी भी विश्वविद्यालय के निवेदन पर अध्यापन विनिमय कार्यक्रम पुनः अध्यापकों द्वारा आयोजित तथा विद्या संबंधी किसी अन्य कार्यक्रम की सिफारिश करना। नंबर 4 है विद्या संबंधी कार्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालयों के सहयोग बढ़ाना। फिफ्थ है समस्त या कुछ विश्वविद्यालय में सामान्य हित विषयों पर विचार करना। अपने काम का संचालन के लिए उपविधियां विचरित करना। समन्वय समिति की सम्मेलन भोपाल में, यानी समन्वय समिति का सम्मेलन भोपाल में या किसी अन्य स्थान पर तथा ऐसे अंतराल पर होगा जैसा कुलाधिपति अवधारित करे, यानी कुलाधिपति जैसा बताएं वैसा ही जो है ये क्या होगा? सम्मेलन होगा। दोस्तों इस तरह समन्वय समिति समाप्त हुई। बहुत महत्वपूर्ण है समन्वय समिति, एक क्वेश्चन पक्का है समन्वय समिति से। ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें, पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप जो है आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नोट्स बना के जो है 1 से 2 बार जरूर पढ़ें जिससे कि पूरी तरह से ये याद हो जाए। नमस्कार।